सबसे पहले बात करते हैं सेल की। सेल का क्या सिंबल होगा, सेल का सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा ये है ऑफ बल्ब, ये बल्ब जल नहीं रहा होगा और जब ये बल्ब जलने लगेगा, रोशनी देगा, तो ये कुछ इस प्रकार का नजर आने वाला है। मैंने रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगाया उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, तो वो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट मीटर के बारे में, एक है एमीटर, एक है वोल्टमीटर और एक है गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। बड़ा ही बेहतरीन और मजेदार टॉपिक है। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो एक साइंटिस्ट था पुराने जमाने में जिसका नाम था ओम मिश्रा। अब मैं अगर उस ओम मिश्रा की बात करूं तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और एक निष्कर्ष निकाला, एक कंक्लूजन निकाला कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। मतलब अगर हम किसी सेटअप के अंदर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसने इतनी छोटी सी और प्यारी सी बात कही थी। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो बेटा इसे मैं सिंबल के फॉर्म में लिख सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो एक इक्वल टू का साइन आएगा और इस इक्वल टू के साइन के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू भी आने वाली है, जैसा कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं जब भी हम कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पर वो कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है R। यार ये R तो हमने कहीं देखा है, इस R के बारे में तो हम पढ़ के आए हैं। हाँ ये वही R है जो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये वही रेजिस्टेंस है। अब ये ओम्स लॉ के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, जिसे हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। इस रेजिस्टेंस का अब हम दूसरा नाम बोल सकते हैं, क्या? ये है ओम्स कांस्टेंट, ओम्स मिश्रा जी का कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, इसे याद कैसे करते हैं? देखो एक याद करने के लिए हम इसे बोल देते हैं V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, ये है हमारा मस्त सा प्यारा सा लॉ जिससे ढेर सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखो बेटा, ओम्स लॉ को अगर हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमारे सामने आता है। तो इस ग्राफ को हम देख भी लेते हैं, इन रीडिंग्स को यहाँ पर प्लॉट करके लिख भी लेते हैं, देख लेते हैं ये ग्राफ किस प्रकार से बन रहा है और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही क्यों बन रहा है ये भी हम देख लेते हैं। देखो एक जाहिर सी बात है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो जिस प्रकार से V बढ़ रहा है ठीक उसी प्रकार से I भी बढ़ रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बनता है जिसकी रीडिंग यहाँ पर लिखी हुई है और हम प्लॉट करके देख भी सकते हैं। जब करंट की वैल्यू 0.2 थी उस टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू 0.5 थी। सिमिलरली जब मेरे पास करंट की वैल्यू 0.4 थी तब मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू 1.0 थी और जैसे ही हमने फिर से करंट को बढ़ाया 0.6 एम्पेयर लिया, उस वक्त वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास 1.5 आ गई। अगर हम इसे एक सीक्वेंस इसमें नोट करें तो देखो करंट की वैल्यू 0.2 बढ़ रही है हर रीडिंग पर और ठीक उसी प्रकार से वोल्टेज की जो रीडिंग है वो 0.5 से बढ़ रही है। आप देख सकते हो, देखो 0.5 का डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है हर एक रीडिंग के अंदर। तो ये एक पैटर्न मैं नोट कर सकता हूं जिससे कि मैं इस बॉक्स के अंदर प्लॉट करके लिख भी सकता हूं। ये है कुछ करंट की रीडिंग्स और इनके हिसाब से जो वोल्टेज की रीडिंग आई है वो कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों जब इन रीडिंग्स को मैं अगर ग्राफिकली प्लॉट करूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप का एक ग्राफ मिलने वाला है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक सवाल। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढूं तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं इन्हें कंपेयर करके बताना है कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है कौन सा रेजिस्टेंस कम है। देखो सिंपल सी बात है बेटा, R1 की अगर हम बात करें तो देखो बेटा R1 की किसी एक रीडिंग को देख लेते हैं। ये R1 की कोई एक रीडिंग मैं ले लेता हूं, ये वाली रीडिंग। इस पॉइंट पर I की वैल्यू कितनी है 3 एम्पेयर और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू भी कितनी है 3 एम्पेयर। तो मैं अगर इस पॉइंट पर R1 की बात करूं तो मेरे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूले का यूज करूं इस पॉइंट पर तो देखो
तो R की जगह मैं लिख सकता हूँ R1, क्योंकि मैं R1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज है 3 वोल्ट, करंट 3 एम्पियर। R1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ से, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 3/3, दैट इज 1। तो R1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 ओम। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं R2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो कोई भी एक रीडिंग ले लो और एक रीडिंग के लिए चेक कर लो V = IR लगा के। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर करंट की रीडिंग कितनी है? 2 एम्पियर, और यहां पर वोल्टेज की रीडिंग कितनी है? नियरली इक्वल टू 3। हाँ, 3 से थोड़ी सी ज्यादा है, पर मैं 3 मान लूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ कंपैरिजन करना है, मुझे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है। और ये वैल्यू भी मैं अपने मन से मान सकता हूँ, इन्हें भी मैं अपने मन से चेंज कर सकता हूँ। R की जगह मैं लिखूंगा R2। अब V वोल्टेज कितनी है? अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3। I मेरा कितना है? 2। R2 मुझे कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके गया डिवाइड में, तो 3/2 1.5। तो R2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.5 ओम। अगर मैं R3 के लिए बात करूं, तो R3 के लिए भी कोई एक वैल्यू ले लो, ठीक है, उसी वैल्यू पे चेक कर लो कि वहां पर करंट कितना है और वहां पे वोल्टेज कितनी है। अगर मेरा करंट 5 है तो वोल्टेज मेरी 2 है। IR3 वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास है 2। I मेरे पास कितना है? 5। 2/5 इक्वल टू R3, दैट इज इक्वल टू 0.4 ओम। तो बेटा देखो, अगर मैं R1 R2 R3 की बात करूं, तो R1 की वैल्यू मेरे पास है 1 ओम, ये है 1.5 और ये है 0.4। तो अगर मैं इन्हें कंपेयर करूं, तो देखो सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा मेरे पास है R2, तो R2 ज्यादा होगा। और उसके बाद मेरे पास आएगा R1, और उसके बाद मेरे पास होगा, सबसे कम मेरे पास होगा R3। ये मेरा आंसर है। अब कंक्लूजन हम यहां से ये नोट कर सकते हैं, देखो अगर मैं R2 के स्लोप की बात करूं, तो आप देख सकते हो R2 का स्लोप सबसे ज्यादा है, ये सबसे ऊंचाई पर है, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा है R2, तो R2 की वैल्यू भी सबसे ज्यादा है। और अगर मैं उसके बाद बात करूं, उसके बाद ऊंचा कौन है? R1, तो यहाँ पर वैल्यू किसकी ज्यादा है? R1 की। और उसके बाद सबसे नीचाई पे कौन है? सबसे निचला स्लोप किसका है? R3 का, तो R3 की वैल्यू सबसे कम है। तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना किसी कंपैरिजन के। सिंपल सी बात है। अगर ये सवाल आया MCQ में, ये सवाल आया 1 नंबर में, तो आप इसे डायरेक्टली स्लोप देखकर आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर ये सवाल आया 2 या 3 नंबर में, तो बेटा आपको ये सब वैल्यूज अपने मन से मान के करनी पड़ेगी, अगर नहीं गिवन होगी। अगर गिवन होगी तो ये टेक्निक लगा लेना जो मैंने आपको बताई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम देख लेते हैं कुछ जरूरी चीजें जो कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और जो हम लोगों को याद भी रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। सेल का क्या सिंबल होगा? सेल का सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं सेल की बात करूं प्यारे बच्चों, तो सेल का सिंबल कुछ इस प्रकार रहने वाला है। ये होगा इसका बड़े वाला टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये होगा इसका छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी की बात करते हैं। बैटरी क्या है? बैटरी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी की अगर बात करूं, तो कई सारे सेल को अगर हम कंबाइन कर दे तो वो बैटरी बन जाती है। तो अगर बैटरी के सिंबल की बात करूं, तो बैटरी के अंदर सेल को हम कंबाइन कर देंगे, सेल के सिंबल को भी हम कंबाइन कर देंगे। तो ये रहा बैटरी का सिंबल, एक सेल, फिर उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल खत्म हुआ, उसके बाद दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये है मेरे पास बैटरी। इस बैटरी में मैंने केवल 3 सेल दिखाए हैं, आप ज्यादा भी दिखा सकते हो। अब चलते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। तो हम की का और स्विच का सिंबल देख लेते हैं जब वो दोनों ओपन रहेंगे, जब कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा होगा। यह है की का ओपन सिंबल। और स्विच की अगर बात करूं, तो ये है स्विच का ओपन सिंबल। और अगर की के क्लोज सिंबल की बात करूं, तो वो रहेगा कुछ इस प्रकार से। और अगर स्विच के क्लोज सिंबल की बात करूं, तो वो रहेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वायर जॉइंट की। वायर जॉइंट का मतलब ये है कि अगर 2 वायर जा रही है और उनके बीच में एक जॉइंट है, तो वो कुछ कैसी दिखाई देंगी? तो वो इस प्रकार से दिखाई देंगी। ये पता चल रहा है कि इनके अंदर एक जॉइंट है। और अगर मैं बात करूं वायर क्रॉसिंग की, तो वायर क्रॉसिंग कैसा दिखाई देगा कि एक वायर जा रही है और दूसरी वायर क्रॉस कर रही है, मतलब उससे मीट नहीं कर रही, वो ऊपर या नीचे से जा रही है,
क्रॉसिंग वाला सिंबल, जस्ट लाइक ब्रिज। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल रहेगा कुछ इस प्रकार से। बेटा ये है ऑफ बल्ब, ये बल्ब जल नहीं रहा होगा, और जब ये बल्ब जलने लगेगा, रोशनी देगा, तो ये कुछ इस प्रकार का नजर आने वाला है। अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस प्रकार का रहेगा। अब देख लेते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है जो रेजिस्टेंस बदल सकता है। एक तो ये सिंबल होगा इसका, इसका एक और सिंबल हो सकता है, ये भी इसी का ही सिंबल है। अब बात कर लेते हैं तीन इंपॉर्टेंट मीटर के बारे में। एक है एमीटर, एक है वोल्टमीटर और एक है गैल्वेनोमीटर। आने वाली वीडियो के अंदर मैं इन तीनों मीटर को बड़ी ही डिटेल में कवर करने वाला हूं, क्योंकि इनसे बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। तो इनका सिंबल देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं एमीटर की, तो एमीटर का सिंबल कुछ इस प्रकार रहने वाला है, बड़ा ही आसान है। ए बना दो ऐसे, और इसे ऐसे गोले में डाल दो, और ये बन गया एमीटर का सिंबल। और अगर वोल्ट मीटर की बात करूं, तो इस गोले में हम वी बना दो, तो बन गया वोल्ट मीटर का सिंबल। और अगर गैल्वेनोमीटर की बात करूं, तो इस गोले में जी बना दो, ये बन गया गैल्वेनोमीटर का सिंबल। तो ये हमारे सिंबल कंप्लीट हो चुके हैं। यदि कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। जो बच्चा आलसी है, उतारना नहीं चाहता, वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो चलो बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड पर। तो बच्चों अब तक हम जो पढ़ के आए हैं, उन सबके फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, वो सारे फॉर्मूले एकदम याद करके बैठे होंगे। तो उन लोगों के लिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो भी फॉर्मूले हम पढ़ के आए, जल्दी से 2 मिनट का समय लगेगा बस। भाई देखो, अभी तक हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ के आए हैं वो था चार्ज या फिर करंट। तो करंट की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास पहला फॉर्मूला था वो था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये था हमारे पास पहला फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये था हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरे फॉर्मूले की बात करूं, तो तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास रेजिस्टेंस का। अगर भूल गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो वो था R इक्वल टू रो L बाय ए। इसे डाल देते हैं डब्बे में। तो देखो बच्चों, ये तो है इन तीनों के अपने पर्सनल फॉर्मूले, और एक फॉर्मूला है इन तीनों का कंबाइंड फॉर्मूला, जो कि हमने इस क्लास में देखा है। वो है हमारे पास V इक्वल टू आई आर, दैट इज ओम्स लॉ। ये है इन तीनों का कंबाइंड फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले हमने अभी तक देख लिए। और अगर मैं इनकी यूनिट की बात करूं, तो इनकी यूनिट भी याद रखना। इनकी ऐसा यूनिट भी पूछ लेते हैं। तो अगर मैंने फॉर्मूले बता दिए, साथ साथ इनकी अब ऐसा यूनिट भी बता देता हूं। इनकी यूनिट भी याद रखना प्यारे बच्चों। तो अगर मैं करंट की बात करूं, तो करंट की यूनिट होगी एम्पेयर इक्वल टू चार्ज की यूनिट होने वाली है कूलम अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट होने वाली है सेकेंड। इसे डाल देते हैं डब्बे में। फिर अगर मैं बात करूं वोल्टेज की, तो वोल्टेज की यूनिट मेरे पास होने वाली है वोल्ट इक्वल टू वर्क डन की यूनिट होने वाली है जूल। चार्ज की यूनिट होने वाली है कूलम। इसे भी डाल देते हैं डब्बे में। और अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होने वाली है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट याद रखना ओम। ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास एक समरी है जो हम पढ़ के आए हैं उन फॉर्मूलों की। तो इसे प्लीज याद रखना। नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। जो मेरे प्यारे बच्चे नोट नहीं कर पाएंगे, वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब आ चुका है इस चैप्टर का मेरा फेवरेट टॉपिक, सबसे मस्त टॉपिक, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। जो अब हम रेजिस्टेंस पढ़ के आए हैं, अब हम इन रेजिस्टेंस को कंबाइन करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे जुड़ सकते हैं? बेटा रेजिस्टेंस दो प्रकार से जुड़ सकते हैं। एक तो मैंने रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगाया उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, तो वो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक लगाने वाला। अब दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन क्या होगा? मैं अगर इन रेजिस्टेंस को एक के नीचे एक लगाऊं, एक ऊपर एक नीचे, तो ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वही है, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो कॉम्बिनेशन दो प्रकार का होगा। इसे हम बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर एक के बाद एक लगेंगे, और इसे मैं बोल सकता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें एक के नीचे एक लगेगा। तो भाई मैं यहां लिख सकता हूं, ये है मेरे पास
सीरीज कॉम्बिनेशन और ये है मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो अब देख लेते हैं इनका फॉर्मूला, ताकि हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर सके। तो अगर मैं बात करूं सीरीज वाले फॉर्मूले की, तो सीरीज का फॉर्मूला बड़ा सरल फॉर्मूला है। उसके अंदर हम क्या काम करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सारे रेजिस्टेंस को हम जोड़ देंगे। तो फॉर्मूला आने वाला है हमारे पास एक प्यारा सा नन्ना सा फॉर्मूला, आर नेट या फिर आर इफेक्टिव इक्वल टू, इन सबको जोड़ देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और अगर मैं बात करूं पैरेलल में, तो पैरेलल में भी इन्हें जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, 1 में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, रिवर्स में जोड़ना है, रेसिप्रोकल करके जोड़ना है। कैसे बता देता हूं। तो यहां अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, टोटल रेजिस्टेंस होने वाला है 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। इन तीनों को 1 में करके जोड़ना है। तो ये आ गया इनका फॉर्मूला। अब करते हैं इनके कुछ न्यूमेरिकल। तो मेरे पास एक प्यारा सा और आसान सा सवाल है जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी। देखो बेटा, अब कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है आसानी से, उसे सोल्व करो, ठीक है। डिफिकल्ट पार्ट के चक्कर में मत पड़ो। जो आसानी से हो पा रहा है, जो आसानी से दिख रहा है, उसे सोल्व करो। अपने आप दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे, देखो बच्चों, अगर मैं यहां बात करूं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज में या पैरेलल में, मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्यों, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका आपने बताया था एक के बाद एक, जब इसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस इसके बाद आ रहा है तो दैट मीन्स ये सीरीज में। पर बच्चों यहाँ पर ना एक ये रेजिस्टेंस आ गया डिस्टर्ब करने के लिए, तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए सरलता से सवाल हो जाए। तो सरलता की बात करूं तो यहां पर अगर मैं देखूं, इसके बाद ये रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके बाद बिना किसी रुकावट के ये रेजिस्टेंस आ रहा है, भले ही मुड़ के आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये रेजिस्टेंस आ रहा है, तो दैट मीन्स अगर मैं यहां बात करूं तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड है। तो मैं क्या काम करूंगा, इन दोनों को पिचका कर एक नया रेजिस्टेंस बना दूंगा और इन दोनों को कैसे जोड़ूंगा, सीरीज से जोड़ूंगा, सीरीज वे में जोड़ूंगा। और सीरीज का फॉर्मूला क्या है, हमने देख ही लिया था, R1 प्लस R2, मतलब कि सिंपली इन्हें जोड़ दो। तो मैं इन्हें जोड़ देता हूं। तो अगर मैं यहां बात करूं तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस रहने वाला है R नेट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो अगर मैं R1 की बात करूं, R1 है मेरे पास 10 ओम और R2 है मेरे पास 10 ओम। तो मेरे पास नेट रेजिस्टेंस आ गया इनका 20 ओम। तो अब मैं क्या काम करने वाला हूं, अब मैं इन दोनों को हटाकर इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगाने वाला हूं, कितने का, 20 ओम का। तो मैं यहां पर एक नई फिगर बनाऊंगा। आपको भी यही काम करना है, हर स्टेप बाय स्टेप आपको नई नई फिगर बनाना है, जिस हिसाब से आप नई नई रेजिस्टेंस जोड़ते जाओगे। तो देखो, ये एज इट इज बनेगा, इन दोनों को जोड़कर मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया। तो मैं यहां पे लिख दूंगा ये एज इट इज। ये नया रेजिस्टेंस कितने का आया, 20 ओम का, ये 20 ओम एज इट इज। और इसके बाद एक 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब मुझे दूसरी चीज क्या है जो मुझे आसानी से दिखाई दे रही है, वो है ये दोनों रेजिस्टेंस मुझे अब आसानी से पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये देखो ना, ये दोनों सीरीज में है। पर बच्चों फिर से वही बात कहूंगा यार, इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए एक ये तार, एक नया रेजिस्टेंस यहाँ से निकल गया ना, तो हम नहीं लेंगे कोई भी रिस्क। हम पहले वो चीज करेंगे जो हमें आसानी से दिखाई दे रही है। हमें आसानी से ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इन दोनों को पैरेलल वे से जोड़ दूंगा। तो देखो, अब ये कैसे जुड़ने वाले हैं, ये दोनों जुड़ने वाले हैं पैरेलल से। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है, 20 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है, 20 ओम। तो मैं यहाँ इन दोनों की वैल्यू रख दूंगा। अब अगर इन्हें सोल्व करना पड़ेगा तो एलसीएम देना पड़ेगा। एलसीएम ऑलरेडी आ चुका है, 20 है, तो 2 बार लिखा है, मैं इसे लिखूंगा एक बार। और यहाँ क्या है, 1, और यहाँ भी क्या है, 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1। 1 + 1 कितने होते हैं, वेरी हार्ड सवाल, IIT JEE का सबसे टफेस्ट सवाल है। 1 + 1 2 होते हैं, नीचे 2 आ गया, तो ये कट गया 1, यहाँ 10 आ गया, तो ये आ गया 1/10। क्या ये मेरा आंसर है, नहीं प्यारे बच्चों, ये आंसर किसका है, 1/R का। तो ये 1/R की वैल्यू है 1/10। अब याद रखना, पैरेलल वाले सवालों के अंदर
जो भी तुम्हारा आंसर आएगा सोल्व करने के बाद उसका रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में 1/r की वैल्यू है, ये 1/r की वैल्यू है 1/10, तो मुझे चाहिए r की वैल्यू, तो मैं इसे करूंगा रेसिप्रोकल, तो मेरा r नेट आने वाला है, अगर मैं इसे उल्टा करूंगा तो आने वाला है 10 ओम। चलो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इन दोनों को मैं पिचका दूं, तो मेरा एक नया रेजिस्टेंस आने वाला है, कितने का, वो होगा 10 ओम का। तो इन दोनों को जोड़ के मैं एक नया रेजिस्टेंस लिख दूंगा, कितने का, 10 ओम का। तो मैं इसकी बनाऊंगा नई फिगर, इन दोनों को जोड़ के एक नया रेजिस्टेंस बना दिया, कितने का, 10 ओम का। ये कितने का है, 6 ओम का। आपको भी ये काम करना है, बस सोल्व करते जाओ और नई नई फिगर बनाते जाओ और आंसर पाते जाओ, और सवाल ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। अब देखो ये इतना मुश्किल सवाल कितने आसान में कन्वर्ट हो गया, अब इसे कोई बच्चा भी कर देगा। अब मुझे ये तीनों रेजिस्टेंस किस में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में, तो मैं इन्हें सीरीज तरीके से, सीरीज फॉर्मूले से जोड़ दूंगा, और सीरीज का मतलब है सिंपली इन्हें जोड़ देना। तो यहाँ पर मेरा नेट रेजिस्टेंस क्या आने वाला है, इन तीनों को मैं प्लस कर दूंगा, आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज 6 प्लस 10 प्लस 4। आंसर आ गया मेरा 20 ओम। तो बच्चों इस पूरी फिगर का जो नेट रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम, ये आ गया मेरा आंसर। अब पता चला ऐसे सवाल कैसे होते हैं, आसान तरीके से कैसे होते हैं। सिंपल सी बात है, जो आसानी से दिखाई दे रहा है उन्हें जोड़ते जाओ, नई फिगर बनाते जाओ, सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये कह रहा है मेरे पास ना 3 रेजिस्टेंस है, मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है 6 ओम के, और मुझे वो रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से जोड़ने हैं कि जो नेट रेजिस्टेंस आए उन्हें सोल्व करके वो आना चाहिए पहली बारी में 4 ओम और अगली बारी में 2 ओम। तो ये है मेरा सवाल। तो करेंगे कैसे, मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। देखो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, तो समझो अब सवाल को, मेरे पास 3 रेजिस्टेंस गिवन है 6 ओम के। अब मुझे इन तीनों रेजिस्टेंस को आपस में ना कंबाइन करना है, आपस में जोड़ना है। मैं इन्हें किसी भी प्रकार से जोड़ सकता हूँ, हमारी अपनी मर्जी है। चाहे 2 पैरेलल में जोड़ दो, ये इसके साथ सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में, चाहे तीनों सीरीज में, चाहे तीनों पैरेलल में, हमें किसी प्रकार से भी इन्हें जोड़ना, हमारी आजादी है। बस जो इनका कंबाइन करके नेट रेजिस्टेंस आना चाहिए, पहली बारी में वो आना चाहिए 4 ओम, और दूसरी बारी में हमें इस प्रकार कंबाइन करना है कि इनका नेट रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, 2 ओम। तो ये है हमारा सवाल। अब इसे कैसे करेंगे, तो देखो बेटा सोचते हैं, कॉमन सेंस से करेंगे। अगर मैं इन तीनों को सिंपली सीरीज में जोड़ दूं, मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 और 18। तो अगर मैं सीरीज में जोड़ दूंगा तो 18 आ जाएगा, 18 मुझे नहीं चाहिए, तो भाई इन्हें मैं सिंपली सीरीज में तो नहीं जोड़ सकता। अब कैसे करूंगा, तो देखो बेटा मतलब मुझे कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब लॉजिक क्या लगेगा, तो चलो एक काम करते हैं, अब इन तीनों को पैरेलल में जोड़ के देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो देखो अगर मैं इन तीनों को पैरेलल में जोड़ूंगा तो नई फिगर कुछ इस प्रकार बनने वाली है। तो ये हो गई मेरी फिगर। तो अगर मैं इनका नेट रेजिस्टेंस निकालूं तो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा इनका 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू 6, तीनों ही 6 है, इनका एलसीएम ऑलरेडी 6 आ चुका है। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 2 3, 3 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 1/2। अब क्या ये मेरा आंसर है, नहीं, ये आंसर है 1/R का, तो मुझे करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो मैं कर देता हूं उसका रेसिप्रोकल, तो मेरे पास R नेट की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 ओम। अरे ये तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, तो हमें निकालना था पहले पार्ट का आंसर, और सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट कैसे होगा, इन सबको पैरेलल में जोड़ के। देखा किस्मत कितनी अच्छी है, सोल्व क्या कर रहे थे निकल क्या गया। तो चलो फर्स्ट वाला भी तो करना ही है यार सवाल, फर्स्ट वाला भी करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट गलती से सॉल्व हो गया, अब करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में, फिर देखते हैं इसके साथ ये सीरीज में जोड़ के क्या आंसर आने वाला है। अब देखो अब मैं नया तरीका ट्राई करता हूँ, अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा पैरेलल में और इनके साथ ये जोड़ देता हूँ सीरीज में। अब देखते हैं आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि ये पैरेलल में है तो ये पैरेलल वाले फॉर्मूले से जुड़ेंगे। पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2
तो अगर मैं बात करूँ 1/R1 की वैल्यू 1/6, R2 की वैल्यू भी 6 है, तो एलसीएम इनका ऑलरेडी 6 आ गया, 1 + 1 2, तो इसे फोल्ड करूंगा तो कितना आ गया 1/3। क्या है मेरा आंसर है? नहीं, इसका करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो आंसर आ गया मेरा 3 ओम। तो इन दोनों को जोड़कर मेरा जो नया रेजिस्टेंस आया वो आया कितने का? वो आया मेरे पास 3 ओम का। 3 ओम के साथ ये वाला नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस कंबाइंड है, कैसे? सीरीज में। तो अब अगर मैं इन्हें सीरीज वे में जोड़ू तो मेरा आंसर आने वाला है इन दोनों को जोड़ने के बाद 9 ओम। तो बेटा ये वाला लॉजिक भी हमारा फेल हो गया। तो अब क्या बचा भाई? अब एक लास्ट हथियार, आखिरी हथियार मेरे पास ये बचा है कि अब मैं दो रेजिस्टेंस को जोड़ लूं, कैसे? सीरीज में, और उसके साथ अगले वाला जोड़ दूं, कैसे? पैरेलल में। मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही बचा है, तो हम लास्ट लॉजिक लगा देते हैं इसके अंदर। इन दो रेजिस्टेंस को लगा दूंगा मैं सीरीज में, और इनके साथ ये वाला रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा मैं पैरेलल में। यही मेरे पास लास्ट होप बची है जिससे आंसर आने की उम्मीद है। देखते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इन दोनों को अगर मैं अब सीरीज में कंबाइन करूं, क्योंकि ये सीरीज में मुझे नजर आ रहे हैं, तो 6 और 6 12, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इस बार। अब इनका जो नेट रेजिस्टेंस आने वाला है 12, और यहां पर इनके साथ ये जुड़ा हुआ है पैरेलल में। तो इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये दोनों मुझे दिखाई देने पैरेलल में, तो इन दोनों को जोड़ लूंगा मैं पैरेलल वे में। तो मतलब 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर मैं यहां बात करूं तो मेरे पास 1/R1 की वैल्यू है दैट इज 12, एंड 1/R2 उसकी वैल्यू है मेरे पास 6। तो इनका लेना पड़ेगा एलसीएम, जो कि है बड़ा ही हार्ड। 12 और 6 का एलसीएम होता है 12, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 2 की, यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 की। तो यहाँ इसे अगर मैं सोल्व करूं तो ये बन गया 1, ये आ गया 12, और ये आ गया 2 1 जा 2, और ये बन गया 6 2 जा 12। इनका लेना पड़ेगा एलसीएम, जो कि आ चुका है 12। अब यहाँ आ गया 1 + 2, ये आ गया 3/12, और इसे मैं काट दूंगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये आ गया 1/4। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, इसे करना पड़ेगा रिवर्स। तो मेरा आंसर आ चुका है 4 ओम। क्या यही चाहिए था? यस सर, यही चाहिए था। बड़ी मुश्किल से सारी लॉजिक लगाने के बाद मेरा आंसर आ चुका है 4 ओम। तो समझ आया? बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, देखते हैं अगला सवाल। कितना प्यारा सवाल है, देखकर मेरा दिल खुश हो गया ये सवाल। इसे कैसे करेंगे? देखो, करने का तरीका वही है, जो दिखाई दे रहा है आसानी से उसे सोल्व करो, नई फिगर बनाओ, सवाल हो जाएगा। मुझे सबसे पहले इस कठिन से सवाल में ये जो 3 रेजिस्टेंस है, ये 3 रेजिस्टेंस मुझे सीरीज में नजर आ रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये सीरीज में कैसे है? सीरीज में तो ऐसे होते हैं। बेटा देखो, सीरीज में एक के बाद एक होते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। यहाँ पर भी एक के बाद एक नजर आ रहे हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो उन्हें बोलेंगे सीरीज में। अगर आपको किसी बच्चे को अगर ये दोनों सीरीज में नजर आ रहे हैं तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए बीच में ये एक रेजिस्टेंस आ गया, पर यहाँ ये सीरीज में है, इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो ये होंगे तीनों किसमें? सीरीज में। तो मैं इन तीनों को जोड़ सकता हूं, इन तीनों को मैं जोड़ सकता हूं। कैसे? सीरीज में इन्हें जोड़ सकता हूं। तो एक बात बताओ, अगर ये तीनों सीरीज में है तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? 3 3 3, 3 और 3 6, और 6 और 3 9। तो मैं इन तीनों को हटा के एक नया रेजिस्टेंस लगा दूंगा, कितने का? 9 ओम का। तो मैं फिगर बना लेता हूं। नहीं, अब मैंने इन तीनों को हटा दिया और यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया 9 ओम का, और ये कितना रेजिस्टेंस है? 3 ओम का। और यहां पर कितने का रेजिस्टेंस है? 3 ओम का, 3 ओम का। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? अब बेटा देखो, अब मुझे ये दोनों रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। कैसे? ये दोनों रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं मुझे पैरेलल में। तो ये दोनों है पैरेलल में, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला। तो पैरेलल का फॉर्मूला बोलता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू गिवन है 9 और R2 की वैल्यू गिवन है 3। यहाँ लेना पड़ेगा एलसीएम, 9 और 3 का एलसीएम होगा 9, तो 3 की मल्टीप्लाई करूंगा नीचे भी ऊपर भी, तो यहाँ आ गया 1/9, यहाँ आ गया 3/9। इनका एलसीएम ऑलरेडी आ चुका है 9, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 3। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ आ गया 4/9। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, मुझे करना पड़ेगा इसे
उल्टा, तो यहाँ आ गया मेरा आंसर 9/4 ओम। तो मैं इन दोनों को हटा के यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, कितने का? 9/4 का। तो चलो अब इसकी बनाते हैं नई फिगर। तो अगर मैं नई फिगर की बात करूं तो प्यारे बच्चों, ये वाला रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है 3 ओम का, बस इन दोनों की जगह एक नया रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, कितने का? 9/4 ओम का, और ये 3 ओम का सेम रहेगा। अब एक बात बताओ, अब ये तीनों मुझे आसानी से दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों किस में है? ये तीनों सीरीज में, एक के बाद एक, बिना किसी रुकावट के। अब इन तीनों को मैं आसानी से सोल्व कर सकता हूँ, कैसे? इन तीनों को सीरीज में जोड़ के। तो आइए मिलकर जोड़ते हैं इन्हें सीरीज में। तो इनका रेजिस्टेंस आने वाला है 1/R नेट इक्वल टू R1 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 9/4 प्लस R3 की वैल्यू 3। तो मुझे लेना पड़ेगा अब इनका एलसीएम। 12, 9, 12, 4। अब बेटा कितना होगा ये होगा 33/4। तो बेटा ये आ गया मेरा आंसर। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस आ गया 33/4। बेहद ही आसान सवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कितना प्यारा सवाल है, अब हमारे सामने आ चुका है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? कुछ बच्चे तो इसे देखते ही डर गए होंगे, तो डरने की बात नहीं है बेटा, मैं हूं साथ आपके, मैं हेल्प करूंगा। मैं ही करूंगा हेल्प, क्या करूंगा, मुझे ही करना है भाई पूरा सवाल। तो कर देते हैं, जो आसानी से हो रहा है उसे कर दो, जो दिख रहा है उसे सोल्व कर दो। तो मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं और इनकी जगह एक नया रेजिस्टेंस बना दूंगा। कितने का? 3 और 1 4। इनकी जगह एक नया रेजिस्टेंस बना दूंगा 4 का, क्योंकि दोनों सीरीज में आसानी से जुड़ जाएंगे। अगर मैं यहां बात करूं तो ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों पैरेलल में है, तो मैं इन तीनों को पैरेलल में जोड़ दूंगा और इन तीनों की जगह एक नया रेजिस्टेंस बना दूंगा। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं पैरेलल में। तो बेटा यहाँ आने वाला है 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मैं लिख देता हूं इनकी वैल्यूज 1/4, 1/6 और 1/12। इनका एलसीएम आने वाला है 12। तो यहाँ और 12 ऑलरेडी है, यहाँ 12 बनाने के लिए गुना करूंगा 2 की, यहाँ 2 की, यहाँ 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 3 की। तो ये आ गया बेटा, नीचे आ गया एलसीएम 12, ऊपर आ गया 3, यहाँ 2 और यहाँ आ गया 1। अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो प्यारे बच्चों आएगा 6/12। इसे मैं काटूंगा, ये आएगा 1/2। और अगर मैं इसे उल्टा करूंगा तो ये आएगा 2 ओम। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस इनका कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास 2 ओम। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ लूंगा मैं पैरेलल तरीके से। तो पैरेलल तरीके से कैसे जोड़ेंगे? तो देखो ध्यान से, पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू मेरे पास है 5, तो मैं इसे लिख दूंगा 1/5। और R2 की वैल्यू मेरे पास है 1/20, तो इसे लिख दूंगा 1/20। एलसीएम है इसका 20, तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। तो यहाँ पर बेटा आ गया 4, यहाँ पर आ गया 20, तो यहाँ पर आ गया 20। इसे लिख दूंगा 5, इसे लिख दूंगा 20, इसे काट दूंगा, ये आ गए मेरे पास 1/4। इसे कर दूंगा रिवर्स, तो मेरा जो आंसर है वो आ गया 4 ओम। रिवर्स क्यों करता हूँ पता है ना, लॉजिक बता दिया। इसे नहीं पता पिछले सवाल में जाके देख लो। चलो अब मैं इन दोनों को भी कंबाइन करके एक नया रेजिस्टेंस लिख दूंगा 4 ओम का। 4 ओम का लिख देता हूं। अब इसकी नई फिगर बना लेते हैं, क्योंकि हमने सवाल को थोड़ा सा आसान बना लिया। अब देखो नई फिगर से कितनी हेल्प मिलने वाली है। तो यहां बना लेता हूं मैं इसकी कुछ नई फिगर। तो देखो बच्चों, अब मेरे पास इन दोनों को जोड़ के मैं एक नया रेजिस्टेंस बनाने वाला हूं, कितने का? 4 का। आगे चलता हूं, अब यहां बनाने वाला हूं नया रेजिस्टेंस, कितने का? 2 का। बना दिया। ये है कितने का? 2 का। 2 का। अब ये इनकी जगह नया रेजिस्टेंस कितने का है? 4 का। इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं ऐसे। चलो अब बेटा ये आगे मेरी नई फिगर। कितनी आसान हो गई ना, कितने हार्ड से कितना आसान हो गया। अब देखो, अब ये दोनों मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये दोनों दिखाई दे रहे हैं मुझे कैसे? सीरीज में। तो इन दोनों को अगर मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 4 और 2 6। तो इनकी जगह लिख दूंगा मैं
6 ओम। इन नीचे वालों को भी जब मैं जोड़ूंगा तो 4 और 2 कितने 6, तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो आंसर आने वाला है मेरा 6 ओम। तो बेटा अब नया रेजिस्टेंस कितने का आएगा, नया रेजिस्टेंस आने वाला है, नया रेजिस्टेंस आने वाला है कितने का, देखो नई फिगर बना लेता हूँ। ये बन गया 6 और यहाँ पर भी नीचे बन गया कितने का 6 का। अब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं पैरेलल में, तो इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ पैरेलल वे से ही। फॉर्मूला लगा देता हूँ पैरेलल का, 1/r नेट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 की बात करूँ तो 6, 1/r2 की बात करूँ तो 1/6। एलसीएम है 6, यहाँ आएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ आ गया 2/6, काट दिया कितना आएगा 1/3, तो यहाँ आ गया 1/3। अब ये है पैरेलल में, तो मुझे करना पड़ेगा रिवर्स, तो मेरा जो नेट रेजिस्टेंस है वो आ गया कितने का 3 ओम का। तो मतलब इतना इतना कठिन सवाल और कितना सरल आंसर 3 ओम। तो सवाल आ गया होगा समझ, बढ़ते हैं आगे। एक और कठिन सा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। देखो देखने में कितना गंदा सवाल है, कुछ भी तो नहीं समझ आ रहा है, मकड़ी का जाल है, सवाल नहीं है मकड़ी का जाल है। इतना मतलब देखने में इतना गंदा सवाल है ना, क्या करूं, पर सोल्व करना पड़ेगा भाई अगर बोर्ड में नंबर चाहिए तो। अब इसे कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, वही अपना पुराना लॉजिक जो आसानी से सोल्व हो पा रहा है उन्हें सोल्व कर दो और नई फिगर बना लो। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर ये दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं किसमें, सीरीज में, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा सीरीज में, तो कितना रेजिस्टेंस आएगा 3 और 3 6, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं सीरीज में और यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस लिख दूंगा 6 ओम का। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं पहले तो फिर भाई नई फिगर बना लेते हैं। अब अगर इस फिगर की बात करें तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं पैरेलल में, तो मैं इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन कर लेता हूँ और एक नया रेजिस्टेंस बना लेता हूँ और उसकी बना देंगे नई फिगर। इन दोनों का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ 1/r नेट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r नेट इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू है 6 और r2 की वैल्यू भी 1/6। तो अगर यहाँ एलसीएम की बात करूँ तो आ गया 6 और 1 + 1 कितना हो गया 2, और यहाँ आ गया 2/6, इसे काटूंगा तो आ गया 1/3, क्योंकि अब ये पैरेलल में तो इसे लिख दूंगा मैं रेसिप्रोकल करके 3 ओम। तो मतलब मैं इन दोनों को हटा के यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ कितने का 3 ओम का। चलो अब बनाते हैं इसकी एक और नई फिगर। अब कैसे करेंगे, अब क्या नजर आ रहा है आसानी से, अब देखो बेटा अब मुझे नजर आ रहा है आसानी से कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये दोनों किस में गिवन है, ये दोनों गिवन है इसमें अब सीरीज में, तो मैं इन्हें सीरीज में जोड़ सकता हूँ जो कि आसानी से आ सकता है। 3 और 7 कितने होंगे सीरीज में जुड़ के 10, तो मैं इन दोनों की जगह रख सकता हूँ एक नया रेजिस्टेंस जो कि होगा 10 ओम का। तो चलो अब दोबारा फिर बनाते हैं एक नई फिगर। अब इन दोनों को कंबाइन करके मैं नया रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ कितने का 10 ओम का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 ओम, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब मुझे आसानी से क्या दिखाई दे रहा है, ये तीनों रेजिस्टेंस मुझे आसानी से दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में, तो मैं इन तीनों को जोड़ लूंगा पैरेलल में। अब मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 10 12 और 6 का एलसीएम होने वाला है 60, तो बेटा 60 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी 10 की, ऊपर और नीचे। यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी 5 की, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी 6 की, नीचे भी और ऊपर भी। तो बेटा यहाँ पर लिख दूंगा मैं 60 और यहाँ पर आ गया 6 बन जा 6, 5 बन जा 5, 10 बन जा 10, तो इन्हें जोड़कर आ गया नया रेजिस्टेंस 21/60। अब क्या ये मेरा आंसर है, नहीं, क्योंकि ये है वैल्यू 1/r की, तो मुझे करना पड़ेगा इसे रेसिप्रोकल, तो मेरा आंसर आ जाएगा 60/21। तो मेरा यहाँ पे नया जो रेजिस्टेंस है वो आ गया है 60/21। अब मैं क्या काम करूंगा, इन्हें कंबाइन करके फिर से एक नई फिगर बना लूंगा।
अब ये दोनों रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इसके अंदर सीरीज में, तो मैं इन्हें आसानी से सीरीज में जोड़ सकता हूँ और अपना आंसर निकाल सकता हूँ। तो मैं इन्हें आराम से सीरीज में जोड़ लूंगा और मेरा आंसर निकल जाएगा। तो देखो कितना कठिन सवाल और कितना आसान सवाल हो गया। तो ये तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो।